प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। मैं दिल्ली एकेडमी की ओर से दीप शाह आप सभी का यहाँ अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये समय छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण समय है। विद्यार्थी वर्तमान दौर में बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चिंताओं से क्या है ग्रसित है। ऐसे परिवेश में संस्थान की ओर से मैं यथासंभव तरीके से कोशिश करूंगा कि आपकी सभी शंकाओं, आपकी सभी जो समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, उनका समाधान कर सकूं और उस हेतु में यहाँ क्या हुआ, उपस्थित हुआ हूं। आप विद्यार्थियों के फोन कॉल और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जो भी प्रश्न प्राप्त हुए हैं, मैं बारी बारी कोशिश करूंगा कि उन प्रश्नों का क्या करूं, वो उत्तर दूंगा। जो भी प्रश्न पाए हैं, लगभग कुछ प्रमुख प्रश्नों को मैं यहाँ स्क्रीन पर क्या करूंगा, आपको दर्शाऊंगा और एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर देने का अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि आप उन प्रश्नों का उत्तर पाकर कुछ हद तक क्या रहेंगे, संतुष्ट कर रहेंगे और अपने आप को थोड़ा संतुलित भी रख पाएंगे और बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं। जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, क्या इस वर्ष नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं, या वैकेंसी आएगी या नहीं। तो देखिए, इस संदर्भ में जो हमारा मत है कि वो ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनावी वर्ष है, तो स्वाभाविक बात है कि नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ना जारी करने का जोखिम सरकार शायद ही उठाए, बशर्ते ये है कि हाईकोर्ट नई वैकेंसी पर स्टे न लगा दे। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये अपेक्षा की भी जा रही है कि इस बार पहले की तुलना में और अधिक वैकेंसी आ सकती है। हालांकि ये बात भी आप जान रहे हैं कि वस्तुस्थिति है वो तो तभी स्पष्ट हो पाएगी जब नया नोटिफिकेशन क्या होगा, सामने आएगा। तो इसलिए मैं सभी को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की किंतु परंतु में ना जाकर अपनी तैयारी जो है वो सबसे श्रेष्ठ तरीके से जारी रखिए, क्योंकि इस प्रकार की जब भी मतलब एग्जाम्स आते हैं ना, कई प्रकार के प्रश्न, कई प्रकार के रूमर्स मार्केट में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं। बट बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, हमको क्या करना चाहिए कि हमको सकारात्मक पक्ष की ओर क्या रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हाँ वैकेंसी आएगी तो ऑब्वियसली उसके लिए पूर्व तैयारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अचानक वैकेंसी के बाद अगर तैयारी जारी करेंगे या तैयारी शुरू करेंगे तो शायद आपको आशानुरूप क्या ना मिल सके, फल ना मिल सके। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि किसी प्रकार के किंतु परंतु के प्रश्न में ना उलझकर सीधे अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखिए और खूब मेहनत कीजिए और क्या कीजिए, पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न के बारे में बात करूंगा। ये भी बहुत ज्यादा ज्वलंत प्रश्न है, ज्वलंत लोगों के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। क्या मेंस आंसर राइटिंग में और उसके मूल्यांकन को देख कर विद्यार्थी के मन में जो प्रकार के जो चिंताएं, प्रश्न, किंतु परंतु आ रहे हैं, उसके संदर्भ में तो फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूं कि मेंस आंसर राइटिंग और उसके मूल्यांकन को देखकर विद्यार्थी क्या करे। बार बार ये प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, तो इस संदर्भ में हमारा मानना है कि आंसर चेकिंग में निश्चित तौर पर लापरवाही हुई है। हो सकता है कि इसका कारण यह हो कि कम समय में अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का जांचने का दबाव जांचकर्ता पर हो, या जल्दी रिजल्ट जारी करने का एक दबाव, या इस प्रकार की जो अभी बातें हवाओं में चल रही है, जो हवाओं में चर्चा है कि किसी प्रकार के बाहरी दबाव में ये सारी चीजें हैं, इसके पीछे सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे परिवेश में हमारी ये जिम्मेदारी होगी कि हम स्वयं पर विश्वास करें, किसी प्रकार का अविश्वास का कोई वातावरण तैयार ना करें, अपनी तैयारी अपने शिक्षकों के ज्ञान पर पूरा भरोसा रखते हुए ये सुनिश्चित करें कि जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो पूर्णतः गुणवत्ता परक है और अंकों को प्राप्त करने योग्य है। यह आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि आंसर चेकिंग में कोई गलती है तो हम आंसर राइटिंग का गलत तरीका नहीं अपना सकते। हमने बहुत से चयनित या चयन से चूके विद्यार्थियों की कॉपी हमने देखी है, जो वो आरटीआई के माध्यम से क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, और उसे देखकर ये आश्वस्त हैं कि विद्यार्थी की योग्यता के स्तर पर समस्या नहीं है और वे प्राप्त अंकों से अधिक अंक क्या करते थे, डिजर्व करते थे। अतः ये उम्मीद रखें कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और मीडिया के दबाव के बाद पीएससी निश्चित तौर पर मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, या एक प्रकार से कह सकते कि प्रतिबद्ध होगी। ठीक है, और साथ में सुधार के लिए तो आवश्यक हमेशा वो जगह तो खाली रहता है, उसमें सुधार होती ही रहेगी। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लगातार जो चीजें बदल रही है, परिवेश बदल रहा है, कि उसके बाद कोई निर्णय ना लिया जाए या उसके ऊपर कोई कदम ना उठाए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। आप
हाल फिलहाल में कई बार देखे होंगे जब जब विद्यार्थियों की कोई समस्या उत्पन्न हुई है उसके ऊपर बिल्कुल सरकार एकदम सचेतन भाव से क्या की है, उस पर निर्णय ली है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगा कि कुछ समय और इंतजार कर लीजिए। ठीक है, जब इंतजार करने के आपको लग सकता है कि बोलना मेरे लिए काफी आसान है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल ये कर सकते हैं कि हम जो नवगठित सरकार होगी, जो आप जानते हैं 2018 में इलेक्शन होने वाला, सॉरी 2023 में इलेक्शन होने वाला है, इसके बाद सरकार आएगी, कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं बोलता कि इसकी सरकार ही, कोई भी सरकार हो, उस सरकार से बिल्कुल हम सभी मिलकर अगर मान लीजिए एक प्रकार से अनुरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर एक नैतिक दबाव उत्पन्न होगा और बिल्कुल पर वो एक सकारात्मक पहल अवश्य क्या करेंगे, लेंगे, है ना। तो इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूं कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप अपने आंसर को अपने टीचर से चेक करवाइए और देखिए कि उनसे आपको क्या फीडबैक मिल रहा है। ठीक है, अगर उनसे आपको फीडबैक अच्छा मिल रहा है तो आप अपने आंसर और अपने ऊपर क्या रखिए, विश्वास रखिए और गुणवत्तापूर्वक जैसे आप लिख रहे हैं उसमें लगातार और क्या करते रहिए, सुधार करते रहिए, उसकी गुणवत्ता में और ज्यादा क्या कीजिए, वृद्धि करते रहिए। ठीक है, ये बात हो गया। तीसरा प्रश्न मैं आपको कहूंगा कि बहुत स्वाभाविक बात है कि यदि हाईकोर्ट अति सक्रिय होता है तो भविष्य की परीक्षाओं का क्या होगा। तो देखिए, इस संदर्भ में स्वाभाविक है कि विश्वास के साथ कोई जवाब दे पाना फिलहाल अभी संभव नहीं है, लेकिन इस बात की मतलब आशंका हमेशा बनी रहती है कि न्यायालय परीक्षाओं के संदर्भ में सक्रिय होता है तो एग्जाम साइकिल प्रभावित जरूर होता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्य में आपने पिछले वर्षों में ये देखा होगा। ऐसी स्थिति में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस प्रकार पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने न्यायिक प्रक्रिया के समानांतर परीक्षाओं का क्रम जारी रखा है, वो आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे। आप देख रहे होंगे कि 2011 से लगातार क्या हो रही, वैकेंसी आ रही है। तो अगेन मैं वही बात बोल रहा हूं कि आप इन प्रश्नों में बिल्कुल मत उलझिए कि क्या होगा। आप अपने अगेन वही सारे शब्दों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप अपनी तैयारी पर विश्वास कीजिए और मार्केट में इस प्रकार के सारे प्रश्नों की र्यूमर से अपने आप को यथासंभव तरीके से दूर रखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं, क्या मुख्य परीक्षा का पैटर्न बदलने वाला है? ये आप बिलीव नहीं करेंगे, ये प्रश्न इतने ज्यादा बार पूछा गया कि मैं मतलब इसकी बहुत सारे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि प्रत्येक 5 वर्षों में आपने ख्याल किया होगा कि मुख्य परीक्षा के पैटर्न या उसके विषयों में बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसा कि आपने जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहला परीक्षा कब हुआ था, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित था वो 2003 में हुआ था, उसके बाद 2005 में हुआ था। इन दोनों परीक्षाओं का जो पैटर्न था, मतलब जो एग्जाम आयोजित करने का तरीका था, वो बिल्कुल एक जैसा था। प्री जो था वो ऑब्जेक्टिव जैसे होता ही है और साथ में मुख्य परीक्षा जो था वो आपका डिस्क्रिप्टिव था, मतलब उसमें आपको आंसर लिखना पड़ता था। लेकिन जैसे ही 2005 के बाद जो अगली वैकेंसी आई 2008 में, इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया। 2008 और 2011 का मेंस ऐसा मेंस था जो पूरी तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न में था। मतलब जैसे आप प्री देते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस रहते हो, वैसे मेंस में भी था 2008 और 2011 के पीएससी में। फिर आपने देखा 2012 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जिसमें मेंस को पूरी तरीके से क्या किया गया, लिखित किया गया। ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव किया गया, डिस्क्रिप्टिव किया गया। और प्री में भी आप देखेंगे तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 पेपर लाया गया, जिसमें आपका प्री का जो सेकंड पेपर था उसको सी सेट किया गया। और मेंस में तो बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया जिसमें 7 पेपर क्या किए गए, लाए गए। ठीक है, अलग अलग विषय थे 7 पेपर में, तो ये एक बड़ा बदलाव किया गया। और कुछ बदलाव फिर आप देखे होंगे कि 2018 में किया गया, आप देखे होंगे, जिसमें 7वें पेपर के पूरे एक नया टॉपिक आप देखे होंगे कि जिसमें लॉ का टॉपिक है ना, फिर आपने शिक्षा वाला टॉपिक है, खेलकूद वाला टॉपिक है, योजना पूरी तरीके से क्या कर दी, उसमें एक बदलाव किया गया। पहले एक मैथ का पेपर होता था, मैथ के पेपर को और साइंस को पेपर को मिलाकर चौथे पेपर को बनाया गया। मतलब ये कमोबेश हम देखें कि लगभग आप देखे होंगे कि प्रति 5 वर्ष में कुछ ना कुछ बदलाव होते ही रहे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन बातों को अगर देखें, यदि इसी क्रम को अगर ध्यान में रखें तो बदलाव की आहट तो सदैव बनी रहती है। और यदि वर्तमान मुख्य परीक्षा के पैटर्न को देखें हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें अपनी तरफ से सुझाव है कि कुछ बदलाव तो बिल्कुल आवश्यक भी है। जैसे निबंध का प्रश्न पत्र जो है, जो पेपर 2 का पेपर है, आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में जो निबंध पूछे जाते हैं वो यूपीएससी में पूछे जाने निबंध से बहुत अलग होते हैं। इसमें बोला जाता है कि आपको डेटा डालना है, फैक्ट डालना है। तो मैं ये कहूंगा कि निबंध प्रश्न पत्र में वैचारिक और जो सृजनात्मक निबंध है उनका क्या किया जाए, समावेश किया जाए। पेपर 3 आप देखोगे काफी एलाबोरेट है
और साथ साथ लगातार आप देख रहे हो कि पिछले कुछ वर्षों में इसमें मार्किंग भी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही, क्योंकि इसको लेके विद्यार्थी हमेशा चिंता में रहते हैं। तो पेपर 3 जो है, जिसमें आप जानते हो कि भारत का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का प्रशासन है, लोक प्रशासन है, और साथ साथ संविधान वाला टॉपिक भी है, जो कि आपके 200 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो उसका पाठ्यक्रम में भी कुछ कटौती हो सकती है या की जानी चाहिए। ठीक है, फिर मैं तीसरा बोलूंगा कि जो राज व्यवस्था और लोक प्रशासन है, ठीक है, जो आपके थर्ड पेपर में ही है, तो राज व्यवस्था हो गया, मतलब जैसे पॉलिटिक कहते हैं, लोक प्रशासन दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में इसमें इथिक्स और कानून के खंडों को मिलाकर एक पेपर करने की क्या है, इसकी आवश्यकता है, जो शायद मतलब होनी चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि आप खुद देखिए कि राज व्यवस्था, लोक प्रशासन, इथिक्स और कानून को अगर आप एक खंड में एक पेपर बना देंगे तो एक ऑब्वियसली इसकी तार्किकता जो है वो काफी ज्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम चौथे की बात करें तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का जो पाठ्यक्रम है, इसको इंटीग्रेटेड करने अर्थात एकीकृत करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि अगर पेपर 5 भी देखे होंगे तो अर्थव्यवस्था भी उस अलग अलग खंडों में बिखरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो बिखरे हुए खंडों को जो अलग अलग है, ठीक है, उसको एकीकृत करने की क्या है, बिल्कुल आवश्यक है कि हाँ पर्टिकुलर एक ही खंड में छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स क्या रहेगा, शामिल रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ 4 प्रश्न हो गए आपके। ठीक, फिर जो मैं 5वें प्रश्न की बात करूंगा वो है क्या, एक दिवसीय परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर क्या करना चाहिए। तो हाँ, इसमें भी वही बात है कि कुछ विद्यार्थियों को ये भ्रम है, ये कहना है एक प्रकार से कि एक दिवसीय परीक्षाओं में भी क्या इस प्रकार की अनियमितता संभव है। तो देखिए प्रैक्टिकली अगर बोलूं या तकनीकी रूप से बोलूं, टेक्निकली बोलूं, तो देखा जाए तो चूंकि आप जानते हो आपका ओएमआर शीट जो है, जिसपे आप आंसर में गोला लगाते हैं ना, आंसर पेपर में जो ओएमआर शीट है, ठीक है, वो ऑब्वियसली क्या है, तकनीकी रूप से देखा जाए तो ओएमआर जांच के अंतर्गत ऐसा संभव नहीं है। हालांकि वर्तमान दौर में पीएससी और व्यापम पर जो लग रहे आरोप हैं, इसको देखते हुए संदेह जो है वो बिल्कुल लाजमी है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है कि हम परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था जैसे पीएससी है, व्यापम है, मैं ये एप्लीकेशन देकर एक नंबर जारी करने और ओएमआर शीट को सार्वजनिक करने का आग्रह कर सकते हैं। यदि ऐसा दबाव विभिन्न स्तरों पर बनाया जाए तो बिल्कुल संभव है कि सरकार के कहने पर संस्था इसके लिए तैयार भी हो जाए। जैसा कि आपने देखा हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री ने पीएससी के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं, जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स को भी कम करने की बात कही गई, जो 150 नंबर का होता है वो 100 नंबर की बात कही गई। तो बिल्कुल ऐसा सकारात्मक रूप से अगर करेंगे तो सरकार बिल्कुल सुनती, क्यों करेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे बताइए ना, स्वाभाविक बात है। कोई तार्किक मांग नहीं है, कोई इलॉजिकल मांग नहीं है, सारे आपके लेजिटिमेट मांग से। लेकिन हाँ, मांग को भी रखने का एक तरीका होता है, उस तरीके में आप परिवर्तन मत कीजिए, मतलब कोई आंदोलन या कोई मतलब अनैतिक कार्य नहीं, सकारात्मक तरीके से अगर कोई चीज बिल्कुल पहल की जाए तो वो पहल बिल्कुल स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है। तो बिल्कुल सरकार के साथ भी ये बात बिल्कुल लागू होती है, अगर हम सकारात्मक पहल करेंगे तो सरकार अपनी जनता की बात क्यों नहीं सुनेगी। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह है कि वो जितने भी प्रश्न शायद वो हमारे माध्यम से हमको किए थे, हमारे माध्यम से वो सुनना चाहते थे, ठीक है, तो मैंने यथासंभव प्रयास किया कि दिल्ली आई संस्थान की ओर से मैं इन सारे प्रश्नों को उत्तर देने में सक्षम हुआ। ठीक है, अब 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, जैसे 6वीं जो शंका है स्टूडेंट के मन में, क्या छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 और 2022 की परीक्षाओं पर क्या स्टे लग सकता है। तो संपूर्ण परीक्षा पर अगर रोक लगाने की जैसी बात हो तो व्यावहारिक रूप से ये संभव नहीं लगता। जिन चयनित विद्यार्थियों के विरुद्ध याचिकाएं दायर की गई हैं, हो सकता है उनकी नियुक्ति पर स्टे लगे। अभी 2021 के लिए ऐसा ही हुआ है, और 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं के जिस रूप में, उत्तर पुस्तिकाओं को जिस रूप में क्या किया गया है, उजागर किया गया, उससे भी 2022 की नियुक्ति पर स्टे लगने की संभावना दिख रही है। लेकिन परीक्षाओं के रद्द हो जाने की या फिर से आयोजित करने की ऐसी कोई फिलहाल संभावना नहीं लगती है, इसको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है प्रकार से। ठीक है, और इसके अलावा आपके मन में और भी प्रश्न हो सकते हैं, कि बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं इनफैक्ट, जैसे ये भी हो सकता है कि आपकी हमसे या हमारे संस्थान से मतलब बहुत सारी अपेक्षाएं बिल्कुल है, होनी भी चाहिए, ठीक है, प्रतिबद्ध है हम इसके लिए। और इस सार्वजनिक मंच पर ये बताना कि हम विद्यार्थियों के हितों में या परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कितने तत्पर है, कितने प्रयासरत है, उपयुक्त नहीं है। ये मंच वैसा नहीं है ना। ठीक, साथ में अगर हम बोले कि हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि विद्यार्थी जब जहां जिस रूप में हमसे अपनी उचित मांगों के लिए सहयोग चाहेंगे, हम अवश्य क्या करेंगे, सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। निस्संदेह ये हमारी साझी लड़ाई है। ठीक,
और लेकिन इसका नेतृत्व ऑब्वियसली आप विद्यार्थियों के हाथों में ही है। हम केवल प्रेरक सहायक की भूमिका के रूप में आपके साथ हो सकते हैं, है ना। हमारा मानना है कि आप है तो हम हैं, ठीक है। तो इस फिलहाल इस डिस्कशन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं शायद हो सकता है कि मैं आपको उसका एक संतुष्ट उत्तर दे पाया हूंगा, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको मैं फिर वही कहूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं आप बिल्कुल हमको क्या कीजिए, पूछिए, जो भी हमसे हो पाएगा उत्तर देना है। या क्योंकि वर्तमान में विद्यार्थी एक असमंजस की स्थिति में तो है, काफी असमंजस्य की स्थिति में है कि वो क्या करे तो कहीं उनकी तैयारी बाधित ना हो, है ना। इस असमंजस्य के वातावरण में कहीं वो तैयारी को बाधित करके अपनी नुकसान वो ना कर डाले। इसीलिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दिल्ली आईएएस एकेडमी इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि हमेशा वो विद्यार्थियों के हित में हमेशा खड़े रहे, आपको पता ही है इस बात को, है ना। तो आज भी हम उसी लिए आपके समक्ष क्या हुए, उपस्थित हुए हैं। तो अगेन मैं सारे विद्यार्थियों को कहूंगा कि प्लीज, है ना, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं कि चारों तरफ की जो वातावरण तैयार हुआ है ना, उस वातावरण की तरफ आप अपना ध्यान ना दीजिए, ठीक है। केवल अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए, अपनी खूब ऊर्जा लगाइए पढ़ाई पर जितना हो सकता है, क्योंकि अब ज्यादा समय आपका बिल्कुल बचा नहीं, केवल 4 ही महीने बचे हैं लगभग, ठीक है। तो इस 4 महीने में आप सभी विद्यार्थियों से मेरी आग्रह है, अपेक्षा है कि आप 4 महीने को बहुत ही सकारात्मक तरीके से क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। इस दौरान बहुत सारे बच्चे जो हमारे संस्थान के भी हैं और जो हमारे संस्थान के नहीं भी हैं, ठीक है, सारे बच्चे लगातार कांटेक्ट में कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, जब हमारे पास केवल 4 ही महीने का समय बचा है, हमको किस रूप में पढ़ना चाहिए। तो सारी चीजों का प्रयास हम कर रहे हैं। जो हमारे संस्थान के विद्यार्थी उनके लिए तो हम करते हैं, वो तो प्रतिबद्ध हैं, लेकिन विद्यार्थी होता है वो हमारा संस्थान किसी और संस्थान का नहीं। अगर कोई विद्यार्थी हम पर भरोसा करके अगर हमारे पास आके ये पूछता है कि सर टाइम टेबल क्या बनाना चाहिए, 4 महीने की क्या रणनीति होनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल उनकी रणनीति में बना रहा हूं, ठीक है। तो आपको भी अगर ऐसा लगे तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, आपका प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल हर संभव तरीके से आपके लिए उपस्थित रहूंगा। सर मतलब आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सर्व, ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको भी उतना ही प्रॉमिस करना पड़ेगा अपनी तरफ से कि आप बहुत मेहनत करेंगे और 4 महीने को एकदम सकारात्मक तरीके से क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, और किसी प्रकार का निराशा, हताशा या किसी प्रकार का नकारात्मक वातावरण के शिकार नहीं होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा और खूब मन लगा के पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।